कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी पर बसे गांव से होती है, जहां हम एक बूढ़ी दादी को देखते हैं जो कि अपनी पोती के साथ इसी गांव में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पोती का नाम है सैम्बी। दादी ने सैम्बी के माता पिता के जाने से पहले उनसे वादा किया था कि वो सैम्बी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी और कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगी। फिर सैम्बी जैसे जैसे बड़ी होती गई वो भी अपनी दादी का ख्याल रखने लगी। अब दोनों एक दूसरे का सहारा बन गई थी। सैम्बी जिस तरह से अपनी दादी के साथ काम करती थी, इससे साफ पता चलता है कि दादी ने सैम्बी की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की है। फिर एक दिन दादी खाई के किनारे पर एक पेड़ पर चढ़ जाती है क्योंकि वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था और साथ ही साथ में वो सैम्बी को भी मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने की ट्रिक सिखा रही थी। दादी बताती है कि शहद को इस तरह से काटा जाता है कि मधुमक्खियों को पता ही ना चले, और फिर वो ऐसा करके भी दिखाती है और आराम से बाल्टी के अंदर शहद को रख लेती है। फिर शहद को निकाल कर वो एक बोतल में भर लेती है। फिर सैम्बी उस शहर को बाजार में बेचने के लिए जाने लगती है, लेकिन दादी ने पहले से ही सैम्बी को डरा रखा था कि इस इलाके में काफी सारे भेड़िए हैं, इसलिए तुम अकेली मत जाया करो। लेकिन सैम्बी किसी की भी बात नहीं मानती। वो बहादुर और निडर बच्ची थी, इसलिए शहद लेकर शहर की तरफ निकल पड़ती है। उसको अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी लाइफ किस मोड़ पर जाने वाली है। तभी थोड़ी दूर जाते ही उसको झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। सैम्बी को लगता है कि जरूर कोई भेड़िया होगा, इसलिए वो कहती है, ओ भेड़िए, मैं बहादुर दादी की बहादुर पोती हूँ, मुझसे उलझना मत, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। और उसके इतना कहते ही माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन अचानक से सैम्बी का पैर फिसल जाता है और कोई उसको झाड़ियों के बीच खींच कर ले जाता है। वहां जो कोई भी था सैम्बी के कपड़ों को फाड़ कर वहीं पर फेंक देता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। सैम्बी बार बार दादी दादी चिल्लाती है, लेकिन वहां जो भी था वो उसका मुंह बंद कर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहां एक नहीं बल्कि कई लोग हैं जो एक एक करके उस छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं, और ये घिनौना काम करने के बाद वो तीनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जब ये बात दादी को पता चलती है तो दादी अपना सारा काम छोड़कर सैम्बी के पास पहुंच जाती है। इस समय वहां पर कुछ छोटे लड़के थे। वो बताते हैं कि सैम्बी को भेड़िए ने काट लिया है क्योंकि यहाँ पर अक्सर ही भेड़िए देखे गए हैं। फिर दादी तुरंत अपनी पोती के शरीर को ढकती है और उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। फिर डॉक्टर सैम्बी का चेकअप करती है और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आती है तो दादी उसे बताती है कि मेरी बेटी को भेड़िए ने काट लिया है। फिर डॉक्टर पूछती है कि आपको ये किसने बताया कि इस लड़की को भेड़िए ने काटा है। फिर डॉक्टर दादी को बता देती है कि आपकी पोती के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब जैसे ही ये बात दादी को पता चलती है तो वो सुन्न हो जाती है। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता और ना ही उनको समझ में आता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब वो अंदर से इतना टूट जाती है कि खुलकर रो भी नहीं पाती, लेकिन एक बूढ़ा शरीर अपने आंसू कब तक रोक सकता था, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब हॉस्पिटल वाले पुलिस के पास भी कॉल कर देते हैं और इस बच्ची के साथ जो हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तभी एक लेडी ऑफिसर मड़ी नाम के एक ऑफिसर को कॉल करती है और बताती है कि उस पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, लेकिन मड़ी बताता है कि अगर इस केस को कोई महिला हैंडल करे तो काफी अच्छा होगा। लेकिन पुलिस वाली बताती है कि जो इस केस को हैंडल करने वाली थी वो लेडी ऑफिसर प्रेग्नेंट है, इसलिए वो इस केस को हैंडल नहीं कर सकती। फिर मड़ी उसको कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं हैंडल करती, तो वो लेडी ऑफिसर बताती है कि मैं चुनाव के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ और बिजी भी, इसलिए मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकती। अब मजबूरन मड़ी को ही इस केस को हैंडल करना पड़ता है। जब मड़ी दादी के पास पहुंचता है तो पहले तो उनको बहुत हिम्मत देता है कि अच्छा किया आपने FIR दर्ज करवा दी, वरना बहुत से लोग हैं जो बदनामी होने के डर से केस को दर्ज ही नहीं करवाते। अब मड़ी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जांच करने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर उसको बियर के कैन और सिगरेट के कुछ पैकेट्स वगैरह मिलते हैं। फिर मड़ी उन सब को एविडेंस के रूप में कलेक्ट कर लेता है। वहीं पास में ही एक टाइगर सेंसर कैमरा भी लगा हुआ था जो कि खासकर टाइगर के लिए ही लगाया जाता है। फिर मड़ी उस फुटेज को भी चेक करता है। थोड़ी ही देर में सैम्बी की इस हालत के बारे में मीडिया वालों को भी पता चल जाता है और वो भी इस खबर को कवर करने लगते हैं। अब इस केस की वजह से दादी भी इतनी परेशान हो जाती है कि वो बार बार मड़ी के पास जाने लगती है। कभी कभी तो वो उसके घर पर भी पहुंच जाती थी और बार बार पूछती थी कि साहब केस कहां तक पहुंचा, लेकिन मड़ी बार बार यही कहता था कि आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर दूंगा। अब धीरे धीरे सैम्बी की हालत भी ठीक होने लगती है, लेकिन उसके अंदर का जो डर था वो अभी भी उसको खाए जा रहा था।
तभी हम देखते हैं कि शहर में इलेक्शन का माहौल था और सभी पार्टियां इसी मुद्दे को अपनी जीत का रास्ता बनाकर इंसाफ दिलाने की बातें कर रही थी। और इसी में से एक पार्टी के लीडर का नाम था वेंगन, जो कि बार बार इंसाफ दिलाने की बात कर रहा था। लेकिन जो अपराध करने वाला लड़का था वो वेंगन का ही बेटा था, वही अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसने अपने बाप के दम पर ऐसी घिनौनी हरकत कर डाली। वो हमेशा अपने साथ 2 कुत्ते दोस्तों को भी रखता था जो उसके हर बुरे काम में उसका साथ देते थे। वेंगन के बेटे का नाम था मधी। एक दिन मधी के पास इंस्पेक्टर मणि का कॉल आता है और इंस्पेक्टर मधी को उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताता है जिसमें मधी की सारी करतूत रिकॉर्ड हो गई थी। ये बात सुनकर मधी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी इसी दौरान वेंगन का वकील वहां पर पहुंच जाता है जिसका नाम था राजमूर्ति। मधी बिना कुछ सोचे समझे राजमूर्ति को फोन थमा देता है क्योंकि एक वकील ही पुलिस वालों से निपट सकता है। फिर राजमूर्ति उस पुलिस वाले से सारी बात पूछता है। मणि कहता है कि मेरे पास फुटेज है और अगर तुम चाहते हो कि मैं उस फुटेज को डिलीट कर दूं तो मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए और 50% एडवांस। पैसे मिलने के बाद मैं सारे के सारे फुटेज डिलीट कर दूंगा। राजमूर्ति पूछता है कि सर आप इस केस को कैसे क्लोज करोगे। फिर इंस्पेक्टर मणि बताता है कि इसमें बंद करने वाली क्या बात है, उस बुढ़िया के सिर्फ साइन ही तो लेने हैं। मैं उस अनपढ़ बुढ़िया को बहला फुसला कर साइन करवा लूंगा और अगर उस बुढ़िया ने साइन कर दिए तो ठीक है, वरना मैं उसको खत्म भी कर सकता हूँ। मणि के इस जवाब की वजह से उन दोनों के बीच में 3 करोड़ रुपए की डील पक्की हो जाती है। दूसरी तरफ दादी सैम्बी को अब घर पर ले आती है क्योंकि उसकी हालत अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो पहले की तरह दौड़ भाग नहीं कर सकती थी। तभी सैम्बी को रात को सोते वक्त एक सपना आता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो अपनी दादी से पूछती है कि दादी उन भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। अब इस सवाल का दादी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बस अपनी पोती को सीने से लगा लेती है। तभी अगली सुबह इंस्पेक्टर मणि कुछ पैसों और समझौते के कागजात के साथ सैम्बी की दादी के घर पर पहुंचता है। वो दादी को कहता है कि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और अब इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है। फिर वो उनको समझाता है कि केस बंद कर देने में ही भलाई है, वरना आपकी सारी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते ही निकल जाएगी। फिर पैसों की एक गुट्ठी उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है आप ये रख लीजिए और इस घटना को भूल जाइए। लेकिन दादी अब सब कुछ समझ चुकी थी। उनको एहसास हो गया था कि मणि सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उन कागजात पर साइन करने से इनकार कर देती है। मणि उनको पहले प्यार से समझाता है और फिर उनके ऊपर दबाव बनाता है, लेकिन जब दादी अपनी बात पर अड़ी रहती है तो वो गुस्से में आकर सैम्बी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। अब अपनी पोती को खतरे में देखकर दादी का डर अचानक से हिम्मत में बदल जाता है और फिर वो पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर मणि पर वार कर देती है। देखते ही देखते वहां पर हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर दादी अपनी पूरी ताकत लगाकर सैम्बी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मणि वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वो अपनी जीप के अंदर बैठता है तो दादी एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सिर पर मार देती है, जिसके कारण मणि वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब दादी भी जानती थी कि अब यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत अपने पैसे लेकर सैम्बी को अपनी पीठ पर बैठाती है और वहां से निकल पड़ती है। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर और पुलिस आ जाती है, लेकिन मणि तो एक झूठी कहानी बताकर दादी को ही कसूरवार ठहरा देता है। अब पुलिस की नजर में दादी और सैम्बी फरार अपराधी बन चुके थे। दोनों की तस्वीरें हर थाने और चौकी में भेज दी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं दादी अपनी पोती को लेकर एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना तो कोई ठिकाना था और ना ही आगे का कोई रास्ता। वो बस भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से उनकी पोती को इंसाफ मिल जाए। तभी वहां से एक बस गुजरती है और दादी बिना ज्यादा सोचे उस बस के अंदर चढ़ जाती है। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी मंजिल क्या है और कहां जाना है, लेकिन इतना जरूर पता था कि फिलहाल उनको पुलिस से दूर भागना है। लेकिन बस का भी सफर आसान नहीं था। हर स्टॉप पर पुलिस पैसेंजर की जांच कर रही थी। दादी का दिल बार बार जोर जोर से धड़कने लगता है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, लेकिन फिर वो सैम्बी को अपने और करीब खींच लेती है ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। तभी कुछ देर बाद बस एक बड़े बस स्टैंड पर रुकती है। सैम्बी को प्यास लगी थी। फिर दादी पानी लेने के लिए नीचे उतर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि दूर कुछ छात्र हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वो सैम्बी के लिए ही न्याय की मांग कर रहे थे। ये देखकर सैम्बी की आंखें भर आती हैं।
कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अनजान बच्ची का दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है, जिनको देखकर दादी का दिल बैठ जाता है। फिर पानी की बोतल लेकर जब वो वापस बस के अंदर चढ़ती है तो उनका सामना एक पुलिस वाले से हो जाता है। उन दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। अब दादी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जरूर इसने मुझे पहचान लिया होगा। लेकिन वो पुलिस वाला चुपचाप रास्ते से हट जाता है। दरअसल ये वही कांस्टेबल था जो मणि के साथ काम करता है और इसको इस पूरे मामले की सच्चाई पता थी। ये जानता था कि असली अपराधी कौन है और किस तरह सत्ता और पैसे के दम पर पूरी सच्चाई को दबाया जा रहा है। इसलिए उस पुलिस वाले ने उस वक्त कानून की नहीं बल्कि इंसानियत की सुनी और दादी को जाने दिया। अब बस एक बार फिर से आगे बढ़ जाती है। अंदर बैठे पैसेंजर्स की इस घटना को लेकर अलग अलग राय थी। कुछ लोग चुप थे तो कुछ दुखी भी थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिनको इस मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी एक यात्री गुस्से में उन छात्रों का मजाक उड़ाने लगता है जो सैम्बी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उनके अनुसार ये सब कुछ बेकार का शोर शराबा है। उसके मुताबिक ऐसे मामलों पर इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन उसकी बातें सुनकर बस में ही बैठा एक अश्विन नाम का लड़का उसको जवाब देता है कि अगर लोग अपने हक और न्याय के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई भी उनकी बात कभी नहीं सुनेगा। बदलाव हमेशा आवाज उठाने वाले लोगों की वजह से ही आता है। वे छात्र उस बच्ची को जानते भी नहीं थे, फिर भी उसके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इंसानियत की कीमत का पता है। अश्विन की बात सुनकर बस में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी कुछ समय बाद बस एक ढाबे के पास रुकती है, जहां हर रोज की तरह एक बुजुर्ग महिला ड्राइवर के लिए खाना लेकर आती है। लेकिन आज वो देर से पहुंची थी। फिर ड्राइवर ने उससे देरी की वजह पूछी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि रास्ते में कुछ छात्र एक छोटी बच्ची के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने सुना कुछ दरिंदों ने उस बच्ची के साथ बहुत गलत किया और जब मैंने उन बच्चों का जज्बा देखा तो मैं भी थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक गई और उनको खाना खिलाने में हेल्प करने लगी। मुझे इसी वजह से देर हो गई। अब उस महिला की बातें सुनकर बस में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं। जो लोग अब तक इस मामले को सिर्फ एक खबर समझ रहे थे, उनको पहली बार उस बच्ची के दर्द का एहसास होता है। अब वहां का माहौल और भी गंभीर हो जाता है और कई यात्रियों की आंखों में उस बच्ची का दुख साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी बस में बैठा एक लोकल नेता और अपनी आदत के अनुसार भाषण देते हुए कहता है कि जब तक हमें पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता, हमें किसी के लिए भी सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। उसकी बात सुनकर बस में फिर से एक नई बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ वो लोग थे जो इंसाफ की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो हर सच को शक की नजर से देख रहे थे। इस समय बस के पिछले हिस्से में बैठी दादी अपनी पोती को सीने से लगाए चुपचाप उन सब की बातें सुन रही थी। तभी अश्विन पास बैठे उस नेता से पूछता है कि आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि सैम्बी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक मनगढ़ंत कहानी है। फिर वो नेता कहता है, अरे भाई, मैंने खुद बाजार में एक दुकानदार को कहते सुना था कि वो लड़की शहद बेचने के लिए आई थी। जब सही कीमत नहीं मिली तो वो बहस करने लगी। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि पास खड़े लड़कों ने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। लेकिन उस लड़की के घर वालों ने उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। क्या ये बात सही है क्या? आजकल सोशल मीडिया पर भी बिना सोचे समझे किसी को भी मुजरिम बना दिया जाता है। अब नेता की बातों से एक बात तो साफ पता चल रही थी कि उसने भी ये मनगढ़ंत बातें कहीं से सुनी थी। तभी बस के आखिरी कोने में से एक महिला की तीखी आवाज गूंजती है कि पूरी दुनिया जानती है ये नेता खुद कितना बड़ा झूठा है। इसकी खुद की पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और ये यहाँ पर बैठकर दूसरों के चरित्र का सर्टिफिकेट बांट रहा है। अब अपनी इज्जत सरेआम नीलाम होते देख वो नेता घबरा जाता है और डर के मारे सारा सच उगल देता है कि ये झूठी कहानी मुझे मेरी पार्टी के बड़े नेताओं ने फैलाने को कही थी ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए और मामला दबा रहे। तभी बातचीत के दौरान अश्विन की नजर सैम्बी पर पड़ जाती है, जो कि सहमी हुई बैठी थी। उसको देखकर अश्विन का शक और भी गहरे यकीन में बदल जाता है। तभी बस रुकती है और एक पुलिस वाला अंदर आ जाता है। वो कंडक्टर को चौकन्ना करते हुए कहता है कि एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस ऑफिसर पर हमला किया है और इस समय हम उसकी ही तलाश में हैं, इसलिए हर नाके पर चेकिंग चल रही है। ये बात सुनते ही कोने में बैठी हुई सैम्बी की दादी डर जाती है और उनको लगने लगता है कि अब वो पकड़ी जाएंगी। लेकिन किस्मत एक बार फिर से उनका साथ देती है, क्योंकि पुलिस वाला खुद उस बस में सवार था। इसलिए हर नाके पर से बस को बिना तलाशी लिए ही आगे जाने दिया जाता है। तभी अश्विन सैम्बी का डर कम करने की कोशिश करता है। वो इशारों इशारों में उससे बातें करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उस डरी हुई बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आती है
और दोनों के बीच एक भरोसा बनने लगता है। लेकिन बस के अंदर अब पुलिस के रवैये को लेकर बहस छिड़ जाती है। कंडक्टर कहता है कि अगर आम जनता ऐसे ही कानून हाथ में लेने लगेगी तो पुलिस की जरूरत ही क्या रह जाएगी। तभी कुछ और मुसाफिर कहते हैं कि खाकी वर्दी के पास बहुत ताकत होती है साहब, वो चाहे तो सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकते हैं। हमें तो लगता है कि उस बेबस बच्ची और बूढ़ी दादी को इंसाफ मिलना नामुमकिन है। तभी भीड़ में बैठा एक शख्स बोल पड़ता है कि मुझे तो वो बुढ़िया ही चालाक लगती है, वो अपनी पोती का इस्तेमाल करके पुलिस को बदनाम कर रही है ताकि सरकार से मोटा मुआवजा ऐंठ सके। अब अपनी मासूम पोती पर ऐसे घटिया लांछन लगते हुए देख दादी का सब्र टूट जाता है। फिर वो भरी बस के सामने खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, आप लोग हमारे जख्मों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोगों को हमारे बारे में पता ही क्या है। सैम्बी के माता पिता वन विभाग में थे जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए जंगल में अपनी जान कुर्बान कर दी। मरते समय उन्होंने इस बच्ची का हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। हम यहाँ कोई भीख मांगने या पुलिस को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए। जरा सोचिए इस मासूम का क्या कसूर था। उस वहशीपन के कारण ये बच्ची अब जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन पाएगी। अब दादी के इन शब्दों में छिपा दर्द पूरी बस के कलेजे को चीर देता है। अब यहाँ पर बैठे हर इंसान का सिर शर्म से झुक जाता है। जो लोग कुछ देर पहले तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब उनकी आंखों में सैम्बी को लेकर हमदर्दी और इंसानियत साफ नजर आ रही थी। तभी बस में बैठे एक लड़के का दिल पसीज जाता है और वो चुपके से दादी के इस बयान का वीडियो बना लेता है और उसे इंटरनेट पर डाल देता है। वो वीडियो देखते ही देखते देश भर में वायरल हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पुलिस की एक टीम तुरंत बस का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। फिर वो सैम्बी और दादी को गिरफ्तार करने की जिद करने लगते हैं, लेकिन बस के सहमे हुए मुसाफिर पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रौब दिखाते हुए पुलिस वाले उनको जेल के अंदर डालने की धमकी देते हैं। लेकिन तभी अश्विन की नजर पुलिस वालों की वर्दी पर पड़ती है। उनकी नेम प्लेट और गलत बेल्ट देखकर अश्विन समझ जाता है कि ये असली पुलिस नहीं है बल्कि खाकी वर्दी में छिपे गुंडे हैं। फिर जैसे ही अश्विन शोर मचाता है, बस के सभी यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सभी उन गुंडों को पीट पीट कर बस से बाहर खदेड़ देते हैं। तभी हैरान कंडक्टर अश्विन से पूछता है कि आखिर ये लोग इस छोटी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हैं। फिर अश्विन अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि मैं पेशे से एक वकील हूँ। साल 2012 में हमारी अदालत ने पोक्सो एक्ट नाम से एक कानून बनाया था, जिसके तहत अगर कोई भी बच्चा अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ गवाही देता है तो अपराधियों का जेल जाना तय होता है। अब सैम्बी उन मुजरिमों को पहचानती है, इसलिए वो लोग इसको हमेशा के लिए खामोश करना चाहते हैं। मैंने ऑनलाइन कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर दिया है। फिर अश्विन तुरंत जज साहब की वीडियो कॉल के जरिए सैम्बी से बात करवाता है और सैम्बी भी बिना डरे अपने साथ हुई पूरी दास्तां बयां करती है। अब जैसे ही बस थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पास में से ही एक बड़ा राजनीतिक जुलूस गुजरता है जो वंदन पार्टी का था। खिड़की से बाहर देखते ही सैम्बी की नजर उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पड़ती है और वो चौंक जाती है। फिर वो अश्विन का हाथ पकड़कर कहती है, भैया ऐसा ही निशान उस दिन उन दरिंदों की गाड़ी पर भी बना हुआ था। फिर अश्विन तुरंत अपने लैपटॉप में बंधन पार्टी के नेताओं और उनके बेटों की तस्वीरें सैम्बी को दिखाना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही स्क्रीन पर मधी और उसके दोस्तों की तस्वीरें आती है तो सैम्बी डर से कांप जाती है और उंगली उठाकर कहती है, यही वो लोग थे। अब पूरी बस के सामने सच का चेहरा बेनकाब हो चुका था कि मुजरिम देश के सबसे ताकतवर नेता के करीबी हैं। अब अपनी पोल खुलते देख वो गुंडे बस पर हमला कर देते हैं और बस को घेर लेते हैं, लेकिन बस में बैठे यात्री अपनी जान की परवाह किए बिना ही खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि सैम्बी पर कोई भी आंच न आए। अब जब वो गुंडे बस के अंदर नहीं घुस पाते तो वो पूरी की पूरी बस को खाई में धकेलने की साजिश रचते हैं। फिर बस धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मौत सामने देखकर भी अश्विन अपनी हिम्मत नहीं हारता। तभी उसकी नजर साथ में चल रही एक दूसरी बस पर भी पड़ती है। फिर वो अपनी सूझबूझ दिखाते हुए खिड़की के रास्ते एक एक करके सभी पैसेंजर्स को दूसरी बस में भेजना शुरू कर देता है। अब खिड़की से कुछ लोग तो सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन इतने में वो गुंडे बस को नीचे धकेल देते हैं। अब बस भारी आवाज के साथ खाई में गिर जाती है और जलकर राख हो जाती है। फिर वो गुंडे खुश होकर अपने नेता के पास फोन करते हैं कि मालिक काम हो गया, बुढ़िया और लड़की दोनों मर चुके हैं। तभी वेंगन तुरंत अपने सफेद कपड़े पहनकर मीडिया के सामने आता है और मारे गए लोगों के प्रति झूठी सहानुभूति और आंसू बहाने का नाटक करने लगता है। लेकिन वेंगन का ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलता। उसको सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब अदालत के आदेश के साथ पुलिस उसके बंगले पर पहुंच जाती है। फिर वहां उसे मालूम पड़ता है कि बहादुर अश्विन ने सैम्बी और उसकी दादी को जिंदा बचा लिया था
और अब उनका बेटा कानून के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका है। अब न्याय की इस लड़ाई में एक बच्ची की सच्चाई और आम लोगों की इंसानियत की जीत होती है। अब कुछ दिन बाद वो दिन आ ही जाता है जब मधी और उसके गुनहगार दोस्तों को अदालत के सामने पेश किया जाता है। अब समाज के ताकतवर लोग उनको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। मधी का वकील भी कोर्ट में बड़ी ही चालाकी से ऐसी ऐसी दलीलें पेश करता है कि सारा केस पलट जाए। फिर वो कुछ हवाई टिकट और होटल के बिल दिखाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, जिस वक्त सैम्बी के साथ ये हादसा हुआ था उस वक्त मधी और उसके दोस्त शहर में थे ही नहीं। वो तो उस समय एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और ये रहे उनके टिकट्स, जिनको देखकर साबित होता है कि मेरे क्लाइंट पूरी तरह से बेगुनाह है। लेकिन अश्विन जानता था कि ये सारे सबूत और टिकट्स झूठे हैं, जिनको पैसों के दम पर बनाया गया है। अश्विन के पास इस वक्त कोई और गवाह नहीं था और ना ही कोई ठोस दस्तावेज जो कि उनके दावों को तुरंत झूठा साबित कर सके। इसलिए वो जज साहब से कहता है, माय लॉर्ड, ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है कि जिस हाईवे पर यह घटना हुई उस दिन के सारे सीसीटीवी कैमरों का डेटा अचानक से गायब हो गया। सत्ता और पैसे के दम पर सबूतों को मिटाना बहुत ही आसान है, लेकिन एक मासूम की चीख को दबाना नामुमकिन है। फिर अश्विन अपना आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाता है। वो सैम्बी को गवाही के लिए सबके सामने लेकर आता है। पूरी अदालत इस समय खचाखच भरी हुई थी। फिर जैसे ही सैम्बी ने कटघरे में कदम रखा, उसकी नजर सामने खड़े मधी और उसके दोस्तों पर पड़ती है और फिर वो उनके चेहरों को देखते ही खौफ से कांपने लगती है। वो इतना डर जाती है कि डर के मारे अपने दादी के आंचल के पीछे छुप जाती है। अब उसको देखकर अदालत के कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब भी सैम्बी के चेहरे पर फैले उस गहरे खौफ और बेबसी को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। कानून को सच चाहिए होते हैं, लेकिन एक इंसान को सच पहचानने के लिए किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ती। जज को एक ही नजर में सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए वो अपना फैसला सुनाते हैं। इस समय अदालत में सैकड़ों लोग मौजूद हैं और उनमें कई सारे मर्द भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये मासूम बच्ची इन तीनों का चेहरा देखकर ही क्यों खौफ में आ गई। इस समय इस बच्ची का डर किसी भी कागजी सबूत से कहीं ज्यादा सच्चा और बड़ा है। फिर अदालत उन तीनों दरिंदों को सख्त से सख्त सजा सुनाती है। जब जज साहब का हथौड़ा गूंजता है तो सिर्फ सैम्बी को ही इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उस बस के मुसाफिरों, देश की जनता और हर उस इंसान की जीत होती है जो इस लड़ाई में सैम्बी के साथ खड़े थे। अब पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अदालत के बाहर दादी अश्विन के पास आती है और कहती है, बेटा, तुमने हमारी जो हेल्प की है उसका कर्ज चुकाने की हैसियत मेरी तो नहीं है, पर मैं ताउम्र मेहनत करके पाई पाई करके तुम्हारी फीस चुका दूंगी। लेकिन अश्विन मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से दादी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, दादी, मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है। अगर आप मुझे सच में मेरी फीस देना चाहती है तो मुझे सैम्बी से एक तोहफा चाहिए। फिर अश्विन सैम्बी के सामने घुटनों के बल बैठता है और अपने गाल आगे कर देता है। फिर सैम्बी भी मुस्कुराकर उसके गाल पर चूम लेती है। लेकिन फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ने लगती है तो सैम्बी को अचानक से याद आता है कि मैंने उस इंसान का पूरा नाम तो पूछा ही नहीं। फिर वो उसका नाम पूछने के लिए जैसे ही दोबारा पीछे मुड़ती है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर दादी और सैम्बी आसमान की तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है कि क्या वो सच में कोई वकील था या फिर भगवान खुद इंसान का रूप धरकर इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।